जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है। इसमें हम ज्योग्राफी भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ज्योग्राफी के जो जनक कहे जाते हैं वो इराटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है ज्योग्राफी का जनक? इराटोस्थनीज। सबसे पहले अगर बात करें अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष का जो अध्ययन है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, जबकि रशियन लैंग्वेज में इसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो अंतरिक्ष का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी और रशियन लैंग्वेज में कॉस्मोलॉजी, और ज्योग्राफी का जनक इराटोस्थनीज को माना जाता है। सबसे पहले अगर अंतरिक्ष में बात करें तो हम देखते हैं तारा। तारा क्या होता है? तारा वह होता है जिसका स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। क्या होती है? स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा। सूर्य के पास खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा होने के कारण वह तारा कहलाता है। तो क्या जो सूर्य है क्या वह एक तारा है? हाँ, सूर्य एक तारा है, क्योंकि उसके पास खुद का प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है। हमारा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा होता है? सूर्य। सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। तारा बनने से पहले वह गैसों का एक बादल होता है। क्या होता है? गैसों का एक बादल, जिसे निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में नेबुला भी कहा जाता है। तो तारे में क्या होता है? प्रकाश एवं ऊष्मा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तारे के पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है? हाँ, तारे के पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है। तारे में जो गैस पाई जाती है वो होती है हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण जब नाभिकीय संलयन होता है तो वह जलने लगता है, बर्न होने लगता है और तारा बन जाता है। तो तारा कैसा बनता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। और कौन सा उस पर बल काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जब नाभिकीय संलयन होता है तो वह जलने लगता है, बर्न होने लगता है और वह फिर तारा बन जाता है। ये इसके कुछ की पॉइंट हैं, जैसे कि जो स्टार तारा है उसमें नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन जो है, तो जो सा नाभिकीय संलयन होता है वो कैसे होता है? तो जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में संलयित हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन जो है किस गैस में संलयित हो जाती है तारे में? तो वो होती है हीलियम में। तो नाभिकीय संलयन किन दो गैसों के बीच में होगा? हाइड्रोजन और हीलियम। तारे के पास खुद का ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है। तारे का जो अधिकतम टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना होता है अधिकतम तापमान? 6000 डिग्री सेल्सियस। प्लाज्मा, तारे की सबसे गर्म अवस्था जो होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि तारे की सबसे गर्म अवस्था क्या होती है? तो वो होती है प्लाज्मा। जब तारा लाल रंग का होता है तो उसमें ताप कम होता है, और जब सफ़ेद होता है तो ताप ज़्यादा होता है, और जब तारा नीला दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसमें जो ताप है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जब तारा लाल रंग का होगा तो ताप कम होगा, और जब सफ़ेद होगा ताप ज़्यादा होगा, और जब नीला होगा तो ताप सबसे ज़्यादा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो लाल रंग होगा तब ताप कम माना जाएगा, और सफ़ेद होगा तो ताप ज़्यादा, और नीला होगा रंग तो सबसे ज़्यादा उसमें ताप है, बहुत ज़्यादा ताप। और सबसे ज़्यादा ताप कब होता है इसमें तारे में? प्लाज्मा अवस्था में।
तारे का रंग पृष्ठ ताप जो सरफेस टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ ताप पर, सरफेस टेम्परेचर पर। तारे के अंदर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, ईंधन के रूप में। क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार। तो तारे के अंदर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, और तारे का जो रंग है सरफेस टेम्परेचर पर वह डिपेंड करता है। जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है और उसे रेड जाइंट, लाल दानव कहा जाता है। तो रेड जाइंट, लाल दानव कब कहा जाता है? जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है और उसका आकार बड़ा हो जाता है। ये देखिए, जो तारे की प्रारंभिक अवस्था होती है उसे हम न्यारिका बोलते हैं, और जब तारा डेवलप हो जाता है पूरा नेविगेशन लैंड के द्वारा तो ये ऐसा हो जाता है। और जब इस तारे का जो ईंधन है, हाइड्रोजन है, वो ख़त्म हो जाता है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है, जिसे हम लाल दानव कहते हैं। और लाल दानव का जो ताप है वो कम होता है। और जो लाल दानव है यह 2 भागों में टूटता है। एक है सफ़ेद दानव, जिसे हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट ड्वार्फ। और एक होता है अभिनव तारा। तो जो लाल दानव है वो 2 भागों में डिवाइड होगा आगे जाकर। एक होगा श्वेत दामन, जिसको हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। तो जीवाश्म तारा कौन सा होता है? श्वेत दामन, वाइट ड्वार्फ। और एक होता है अभिनव तारा। अभिनव तारे में जब विस्फोट होगा तो वो 3 भागों में डिवाइड होगा। एक होगा न्यूट्रॉन, दूसरा पल्सर और तीसरा क्वेसर। और श्वेत दामन भी आकर जाकर काला तारा बनेगा। काले तारा जो है काला वामन कहलाता है। और जब ये काला वामन बन जाता है तो यह चमकना बंद कर देता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जब तारा चमकना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्लैक ड्वार्फ। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा होता है वो होता है अभिनव तारा, जिसे अंग्रेजी में सुपरनोवा स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा स्टार। तो ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा अभिनव तारा, जीवाश्म तारा वाइट ड्वार्फ, श्वेत दामन कहलाता है, श्वेत वामन। जो अभिनव तारा है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है न्यूट्रॉन, जो कि सबसे बड़ा तारा, मतलब कि जो अभिनव तारों में सबसे बड़ा तारा होता है। और जो एक होता है पल्सर, जो कि चमकने वाला तारा होता है। और एक होता है क्वेसर, जो कि चुंबकीय तारा होता है। तो अभिनव तारा जब डिवाइड होगा, न्यूट्रॉन बड़ा तारा, पल्सर चमकने वाला तारा, और क्वेसर चुंबकीय तारा। यह न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर ब्लैक होल बनता है। क्या बनता है? ब्लैक होल। और जो ये ब्लैक होल होता है इसका घनत्व सूर्य से भी ज़्यादा होता है। तो ब्लैक होल का जो घनत्व होगा वो सूर्य से भी ज़्यादा होगा। ब्लैक होल की 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। कितने हाथियों के बराबर होता है? 10 हाथियों के बराबर। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ब्लैक होल होता है उसका घनत्व कितना ज़्यादा होगा जब उसकी 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के बराबर है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जब यह ब्लैक होल पृथ्वी से टकराएगा तो वह पृथ्वी को पार से निकल जाएगा और पृथ्वी के अंदर जो लावा है वो बाहर आ जाएगा और पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा, जिसे हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग कहते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में क़यामत बोलते हैं और हिंदू धर्म में प्रलय। तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगी। और ये कब आएगी? जब यह ब्लैक होल पृथ्वी से टकरा जाएगा।
कुछ तारे ऐसे होते हैं जो ब्लैक होल कहलाते हैं या बनते हैं। सूर्य से अगर 1.5 गुना 1.44 अगर द्रव्यमान छोटा होता है तो श्वेत तारा बनता है। ये देखिए, जब जो श्वेत दामन होगा, श्वेत वामन, उसका जो है द्रव्यमान सूर्य से 1.5 गुना कम होता है, ये वाला। और जब सूर्य के द्रव्यमान से तारे का जो द्रव्यमान है वो 1.44 ज़्यादा होगा तो वो होगा अभिनव तारा। तो जब 1.44 कम होगा द्रव्यमान सूर्य से तो श्वेत वामन तारा। और जब 1.44 गुना द्रव्यमान सूर्य से ज़्यादा होगा तो वो होगा अभिनव तारा। तो श्वेत वामन तारा या जीवाश्म तारा सूर्य से द्रव्यमान कम होने पर बनेगा, और जो अभिनव तारा है वो सूर्य से द्रव्यमान का 1.5 गुना ज़्यादा होगा तब बनेगा। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के लगभग 1.44 को कहते हैं। तो चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1.44 गुना होती है। ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने ही की थी। तो ब्लैक होल की खोज किसने की थी? चंद्रशेखर ने। अगली क्लास में हम तारों के समूह को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू।